गहरी बांकी डर सबको लगता है। शिवपुर गांव की सीमा पर तांत्रिकाचार्य का लालच किसी शैतान से कम नहीं था। वह खून और डर के बल पर गांव पर राज करना चाहता था। आज अमावस की रात उसकी अंतिम क्रिया का समय था। रात 11 बजे नदी के किनारे एक विशाल अग्निकुंड धधक रहा है। तांत्रिकाचार्य आंखें बंद करके बैठा है। उसके चारों ओर मानव हड्डियों और आग जल रही है। शिवपुर के लालची और डरपोक लोग, अब तुम मेरे होगे। मैं तुम्हारी नींद और सांस को छीन लूंगा। तुम्हारा राजा मैं हूंगा। तांत्रिक लाल नींबू और सोने के सिक्के लेता है और उन पर अग्निकुंड से खून छिड़कता है। एवं क्राम क्रीम क्रूम क्रूम सह भैरवाय नमः। आवहनाम भवतु शैतानम रक्त पिपासु राक्षसम। अब आजाद हो जा, मनुष्य की देह को अपना मंदिर बना। आग भयंकर रूप से भड़कती है। धुएं से विचित्र आकृतियां बनती हैं। तांत्रिक हंसता है। उसकी हंसी भयानक लगती है। हाँ, आ गया। अब तुम एक एक करके मरोगे और डर से मेरे चरणों में आओगे। जिसने भी इस शैतानी नींबू को छुआ, उसकी देह मेरा गुलाम बनेगी। जाओ। तांत्रिक नींबू और सिक्कों को गांव के सबसे व्यस्त रास्ते पर रखकर अंधेरे में छिप जाता है। उसकी आंखें दूर गांव की ओर लगी हैं। रात 1:30। रमेश, एक लालची मजदूर, खेत से आधी रात को वापस लौट रहा है। वह थका हुआ है, लेकिन उसकी नजर हमेशा पैसे पर रहती है। पूरा दिन काम करके कमर तोड़ दी। भूख लगी है। इस गांव में पैसा कमाना कितना मुश्किल है। रमेश की नजर चमकते हुए सिक्कों पर पड़ती है। सोना इतना सारा। भगवान ने मेरी सुन ली। कोई अमीर आदमी भूला होगा। रमेश झट से सिक्के उठाता है। उसकी नजर खून से सने नींबू पर पड़ती है। नींबू इसे भी उठा लेता हूं। कौन जाने कल कोई और उठा ले। खाने के साथ खाऊंगा। रमेश जैसे ही नींबू को उठाकर जेब में डालता है, उसके शरीर में ठंडी काली शक्ति बर्फ की तरह तेजी से प्रवेश करती है। शैतान ने पलक झपकते ही रमेश की आत्मा को दबा दिया। रमेश का शरीर झटके से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर इंसानियत का नामो निशान नहीं था। रमेश का शरीर इंसान का है, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद होकर लाल हो गई हैं और चेहरे पर क्रूरता है। शैतान अब रमेश की देह में पूरी तरह नियंत्रण कर चुका है। रमेश शांत और शिकारी की तरह गांव में घुसता है। उसकी नजर घर के बाहर सो रहे श्यामू पर पड़ती है। शैतान को भूख लगी थी, गर्मी और जीवन की भूख। शैतान तेजी से दौड़कर श्यामू के पास आता है। पहली सांस, पहला खून तेरा होगा। हा हा हा। शैतान दोनों हाथों से श्यामू पर हमला करता है और उसको जान से मार देता है। खून चारों तरफ फैल जाता है। श्यामू की मौत पल भर में हुई। शैतान खून पीकर एक गहरी सांस लेता है। उसका चेहरा सफेद से कुछ हद तक सामान्य हो जाता है। शैतान शांत होकर वहां से चला जाता है।
हे भगवान, श्यामू को किसने मार दिया? जल्दी चलकर सरपंच को बताता हूं। सुबह जगदीश, गांव वाला, श्यामू की खून से लथपथ लाश देखता है। वह दौड़कर सरपंच को बुलाता है। सरपंच, श्यामू को किसी ने मार दिया है। उसकी खून से लथपथ लाश उसके घर के पास मिली। उसका शरीर खून से सना हुआ है। क्या श्यामू को किसी ने मार दिया? किसने मारा उसको? जल्दी चलो जगदीश। सरपंच और कुछ गांव वाले लाश के पास आते हैं। रमेश भी भीड़ में डरने का नाटक कर रहा है। हे राम, यह इंसान का काम नहीं है। यह पूरी ताकत से किया गया है। किसी जानवर में ही इतनी ताकत होगी। किसी जानवर ने इसको मारा है। जरूर कोई खूंखार जानवर रात में जंगल से आया होगा। हमें सावधान रहना होगा। नहीं बेटा, जानवर किसी को इतनी बुरी तरीके से नहीं मारता। ये किसी काले जादू का काम है। नहीं काकी, जानवर का ही काम है, काला जादू नहीं होता। तांत्रिक दूर जंगल में बैठा है। उसके सामने अग्निकुंड शांत है। हाँ, डर फैल गया। आज रात फिर खून बहेगा। शिवपुर मेरा। उसी रात रमेश का शरीर फिर जीवित होता है। शैतान की भूख फिर जागती है। शैतान की भूख अब तेज हो गई थी। उसे ज्यादा खून चाहिए था। रमेश तेजी से एक अगले घर के अंदर घुसता है। श्यामू की जगह आज शंकर मरता है। कौन है? कौन आया है इतनी रात को? चोर तो नहीं आ गया? चोर नहीं, तेरा यमराज हूं और तेरा खून मेरा भोग। अब तेरी बारी। हा हा हा। शैतान सीधे शंकर की छाती पर दोनों हाथों से जोरदार वार करता है। छाती की हड्डियां भयंकर आवाज के साथ टूटकर अंदर धंस जाती हैं। आदमी तुरंत खून से लथपथ होकर मर जाता है। शैतान ने खून पीकर अपनी प्यास शांत की और शांत होकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह शंकर की लाश घर के बाहर मिलने पर गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा होते हैं। सरपंच घबराया हुआ है। 2 दिन में 2 मौतें। यह खूंखार जानवर का काम है। हमें इसको पकड़ना होगा, वरना ये एक एक करके सबकी जान ले लेगा। हमें आज रात पहरा देना चाहिए। हमें उसे पकड़ना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। ठीक है, आज रात चौपाल पर पहरा होगा। मजबूत आदमी लाठियां लेकर तैयार रहे और जिसको भी जानवर दिखे तुरंत संकेत दे। बाकी सभी अपने अपने घर में संभल कर सोइए। जानवर हमें चकमा देकर घर में भी घुस सकता है, इसलिए सावधानी से सोइए। गांव ने पहरा देने का फैसला लिया, लेकिन शैतान को इंतजार था। वह जानता था कि अगली रात उसका शिकार भीड़ में होगा। अगली रात पहरा देने वालों पर सबसे भयानक हमला होगा। अगर कहानी पसंद आई और आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करें। गहरी बाकी डर सबको लगता है। अर्जुन और हरीश काका अपने गांव से निकले। उन्हें दूर के गांव में अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जाना था। सूरज चमक रहा था और रास्ते में हरियाली फैली हुई थी। काका, जल्दी चलना होगा, वरना दोस्त के गांव पहुंचने में रात हो जाएगी। अरे बेटा, इतनी जल्दी किस बात की है? सफर का मजा लेते हुए चलो, पहुंचा जाएंगे गांव भी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सूरज ढलने लगा और जंगल और घना होता गया। अब शाम हो चुकी थी और पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। देखो अर्जुन, अब रात होने वाली है।
हमें यहीं कहीं आराम कर लेना चाहिए। हमें आज की रात जंगल में ही रुकना होगा। लेकिन काका, हमें दोस्त के गांव पहुंचना है। इतनी रात को जंगल में चलना ठीक नहीं। हमें यहीं किसी पेड़ के नीचे रुकना होगा। जंगल में जंगली जानवरों का डर रहता है, इसलिए हमें रात यही जंगल में रुकना होगा। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। अंधेरा अब पूरी तरह से छा चुका था। रात में जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। हवा बिल्कुल शांत थी। तभी उन्हें दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पत्तों के सरसराने की धीमी आवाज उनके पास आ रही थी। काका, ये कैसी आवाज है? जैसे कोई बोल रहा है। काका, मुझे डर लग रहा है। कोई जानवर होगा बेटा, घबराओ मत। इसलिए मैंने बोला है रुकने के लिए। जंगल में रात के समय चलना ठीक नहीं होता है। लेकिन हरीश काका की आवाज में भी डर था। आवाज और पास आ गई। वे दोनों अपनी सांसें रोककर बैठ गए। तभी उन्हें किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में हो। वह आवाज जंगल के बीच से आ रही थी। हमें यहाँ से चलना चाहिए काका। ये ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा है। काका, आप बोलो तो चले अपन यहाँ से। आवाजें उनका पीछा करती रहीं जब तक कि सुबह नहीं हो गई। सुबह जब सूरज निकला तो अर्जुन और हरीश काका ने चैन की सांस ली। वे फिर से अपने सफर पर निकल गए। दोपहर तक वे एक ऐसे गांव के पास पहुंचे जो उन्हें बिल्कुल अनजान लग रहा था। गांव के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। यह कौन सा गांव है काका? यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? सुनसान लग रहा है। इस गांव में जैसे कोई रहता ही नहीं हो। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। अर्जुन, ये गांव तो जाना पहचाना नहीं लग रहा। लगता है हम दूसरे गांव में आ गए हैं। तभी उन्होंने देखा कि गांव के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो उनकी तरफ ही देख रहा था। काका, देखा वाह पर कोई खड़ा है। चलो उनके पास चलते हैं और पूछते ही उनसे इस गांव के बारे में। हाँ चलो अर्जुन, पूछते हैं उनसे ये गांव कौन सा है। वे उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे। उसकी आंखें डरी हुई थीं और वह घबराया हुआ लग रहा था। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, हम रास्ता भटक गए हैं। हम अपने दोस्त के गांव जा रहे थे। इस गांव में क्यों आए हो तुम लोग? काका, यहाँ गांव कौन सा है और यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इस गांव में रात मत रुकना। यहाँ रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। रात होने से पहले इस गांव से चले जाना तुम। क्यों, क्या हुआ है? यहाँ रात को क्या होता है जो हम यहाँ रात नहीं रुक सकते हैं? क्योंकि यह भूतों का गांव है। रात को वे सब भूत बाहर आते हैं और जो भी बाहर मिलता है वो उनके हाथों मारा जाता है। इसलिए चले जाओ इस गांव से जहां से आए थे, वही लौट जाओ वापस। ये सब अंधविश्वास है काका। भूत भूत कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें हैं। यहां से चले जाओ इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, वरना तुम मारे जाओगे। भाग जाओ यहाँ से। गांव वाला ये कहकर तेजी से अपने घर की तरफ भाग गया। अर्जुन और हरीश काका एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब क्या करे काका? कहाँ चले अपन? ये गांव अजीब है, कोई दिख भी नहीं रहा यहाँ। बेटा चलो गांव के अंदर चलते हैं, शायद कोई रुकने का ठिकाना मिल जाए रात होने से पहले। गांव के रास्ते पर अब सन्नाटा और गहरा हो गया था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और अंधेरा गांव को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। अर्जुन और हरीश काका ने गांव में ही रात गुजारने का फैसला किया, यह सोचकर कि बूढ़ा आदमी बस उन्हें डरा रहा था। उन्हें एक खाली घर मिला जहां वे रुक गए। काका वो देखो घर, चलो उस घर के अंदर चलते हैं। आज की रात उस घर में ही रुकते हैं। मुझे इस गांव का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा अर्जुन। चिंता मत करो काका, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे और सीधे अपने दोस्त के गांव चले जाएंगे, फिर रात वहीं रुकेंगे। वे दोनों एक पुराने खाली घर में बैठे थे। बाहर घना अंधेरा था। अचानक उन्हें घर के बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। पहले तो वे धीमी थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। काका ये क्या है? ये हमारी तरफ आ रहे हैं।
जैसे कोई रोता हुआ हमारी तरफ आ रहा हो। मुझे नहीं पता बेटा, पर यह अच्छी नहीं लग रही। इस गांव में कुछ तो है ऐसा जो इस गांव को इतना खामोश बना रहा है। शायद वो काका सही बोल रहे थे। आवाजें तेज होने लगीं। अब वे फुसफुसाहट नहीं, बल्कि किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें थीं, जो पास आती जा रही थीं। काका, हमें यहाँ से भागना चाहिए, इससे पहले कि वो अपने पास आए। भागो काका, यहाँ से भागो। आवाजें अब घर के ठीक बाहर आ चुकी थीं। दरवाजे पर कोई खरोंच रहा था और खिड़कियों के बाहर काली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। घर के अंदर की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। अर्जुन और हरीश काका डर से अपनी जगह पर ही जम गए थे। ये वही हैं जिनके बारे में गांव वाला बता रहा था। बेटा, हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। भागो बेटा यहाँ से। उनकी रूहें चीख रही थीं। बाहर से आने वाली आवाजें उनके कानों में घुस रही थीं, लेकिन वे कहीं भाग नहीं पाए। घर के अंदर घुसकर उस रात भूतों ने गांव में एक और बलिदान ले लिया।